जी स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आपको हिंट दे रही थी फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, और फीडबैक मैकेनिज्म का टॉपिक आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि एक चीज़ अपनी सिंथेसिस को या तो इन्हेंस कर सकती है या उसको कम करवा सकती है। अगर ये अपने आप को इन्हेंस करवाएगी तो हम इसे पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे, और अगर ये कम करवाएगी तो हम उसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। अब इसकी मिसाल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दी गई है। कोल्ड यानी ठंड लगने का एहसास जो है वो हमारे जिस्म में पैदा होता है, तो ये हमारे जिस्म में एक स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस को जो है रिसेप्टर जो है वो हाइपोथैलेमस में डिटेक्ट कराते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे जिस्म का जो है वो थर्मोस्टेट है। अच्छा, अब ये जो थर्मोस्टेट है इसके सेल्स जो कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो न्यूरॉन लेकिन रतूबतें पैदा करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स पैदा करते हैं। इन हार्मोन्स का नाम है रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से ब्लड सप्लाई के थ्रू मास्टर ग्लैंड जो कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तमाम किस्मों का मास्टर है उस तक जाता है, और इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आने के बाद ये यहाँ पर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करने के बाद खून की सप्लाई के थ्रू हमारे हलक में मौजूद थायराइड ग्लैंड तक भेजता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन पैदा करता है। अब ये थायरॉक्सिन जो है ये वापस पीछे जाएगा और अपनी सिक्रीशन को चेक करेगा। अगर तो ये अपनी सिक्रीशन को पीछे जाकर मैसेज भेजता है कि मुझे ज़्यादा सिक्रीट करवाया जाए, तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। और अगर इसने यहाँ नंबर 1 स्टेप पर आकर अपनी सिक्रीशन को कम कराया है तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। अब ये जो सारी बात मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया ये यहाँ आपकी बुक में इसी तरह से लिखी हुई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म थायराइड ग्लैंड का आपको यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि थायरॉक्सिन अपनी सिक्रीशन को यहाँ पीछे जाकर कम करवा रहा है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर कोई हार्मोन अपनी रिलीज़ होने वाली जगह से पीछे जाकर जो मेन जगह है जहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं इसकी सिक्रीशन के, वहाँ जाकर अपनी सिक्रीशन को इन्हेंस कराता है, तो हम उसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है। लो बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस जो है वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक्टिवेट करती है, और फिर उसके बाद जो है रिलीजिंग हार्मोन बनता है, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है जो कि थायराइड ग्लैंड तक जाता है। थायरॉक्सिन बनती है। थायरॉक्सिन जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनहेंस कर देती है, जिसकी वजह से ATP बनती है। जब ATP एनर्जी बनती है तो गर्म खून हो जाता है। ये गर्म खून हमारे जिस्म में दौड़ता है, जिसकी वजह से हमें गर्माइश का एहसास होता है और ठंड लगना कम हो जाती है, जिसके नतीजे में थायरॉक्सिन की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती, तो वो नेगेटिव फीडबैक कॉज करता है, और जो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ करना होता है उसको कम करवा देता है। तो जो मैंने आपको 5 स्टेप अभी फीडबैक मैकेनिज्म की डायग्राम में बताए हैं, ये वहाँ पर लाइन बाय लाइन बिल्कुल वैसे उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करें। अब हमारे पास एक कंपैरिजन है जी। कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना करना। मवाजना जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या बातें हैं जो मिलती जुलती हैं और क्या बातें हैं जो कि फ़र्क हैं। तो सिमिलैरिटीज़ हमने देखनी है सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन में। बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड नर्व सेल्स न्यूरॉन सिंथेसाइज केमिकल मैसेंजर। तो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला कोई और एंडोक्राइन ग्लैंड हो या नर्व सेल हो, वो सिंथेसाइज हमेशा एक केमिकल मैसेंजर करते हैं। मैसेंजर जो कि पैगाम लेकर जाएगा। केमिकल इसलिए क्योंकि उसकी एक मखसूस केमिकल नेचर है। जैसे हमने पढ़ा था कि वो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकते हैं, वो स्टीरॉयड भी हो सकते हैं। ये केमिकल मैसेंजर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के दरमियान भी रिलीज़ किए जाते हैं। ये बॉडी में रब्त का निज़ाम बढ़ाते हैं। इनके फंक्शन जो है वो मखसूस स्पेसिफिक स्टिमुलाई के आने के बाद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी पैदा हो सकते हैं और हमारी बॉडी के बाहर भी पैदा हो सकते हैं। और ये होम्योस्टेसिस करते हैं, यानी हमारे जिस्म की हर कंडीशन को ये नॉर्मल मिकदार में मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब डिफरेंसेस दोनों में फ़र्क क्या है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसमें एसोसिएटिव, सेंसरी और मोटर 3 तरह के क्योंकि न्यूरॉन्स शामिल हैं। तो बेसिक न्यूरॉन जो है आपको पता है कि वो स्ट्रक्चर है, वो यूनिट है स्ट्रक्चर का, फंक्शन का, नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा ब्रेन में न्यूरोग्लाइल सेल्स भी होते हैं जो कि इन्हीं न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड करते रहते हैं।
केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप देखते हैं कि हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी हो सकते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मखसूस हार्मोन जो कि रतूबतें पैदा करेंगे, केमिकल मैसेंजर पैदा करेंगे, मिसाल के तौर पर हाइपोथैलेमस। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस ऑलवेज। जैसे कि आप देखते हो थायराइड ग्लैंड है, इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स नहीं है, इसमें आम मखसूस सेल है जो कि थायरॉक्सिन, ट्राइआयोडोनिन, थायरॉक्सिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन इस तरह के हार्मोन पैदा करते हैं। Chemicals produced by neuron endings act where they are produced very close to the cells by influence करते हैं, और कॉमनली ये लेस देन माइक्रोमीटर्स अवे, यानी इनका जो है एक्ट अपॉन होना ज़रूरी होता है। अब जो केमिकल न्यूरॉन पैदा करता है उन्होंने बहुत पास जाके ही बॉडी के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि लेस देन 1 माइक्रोमीटर, बहुत करीब तक जाके उनका जो है वो टारगेट होता है जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन शो करना होता है। मिसाल के तौर पर एसिटाइलकोलिन हमारा जो है वो मैसेंजर है जो कि साइनैप्स में आप देख रहे थे कि रिलीज़ होता है। लेकिन जो केमिकल मैसेंजर हैं ये तो बहुत दूर दूर जाकर भी अपना एक्शन शो करते हैं, इनके टारगेट सेल्स तो बहुत दूर दूर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहा है जो कि हमारे ब्रेन में है, लेकिन ये आता हमारे हलक के नीचे की तरफ है, थायराइड ग्लैंड तक है, ये वहाँ तक खून की सप्लाई के थ्रू पहुँचता है। इसके अलावा भी जिस्म में और बहुत ऐसे जगह हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत दूर है। मिसाल के तौर पे किडनी, मिसाल के तौर पर ड्यूडिनम, स्टमक, जहाँ सिक्रेटिन, गैस्ट्रिनिन, रेनिन नाम के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो मुख्तलिफ फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि किडनीज़ जो कि इससे कितनी दूर है वहाँ पर पानी की रिजॉर्प्शन को, आयंस मिनरल्स के लॉस होने को रोकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो न्यूरॉन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। ये कुछ मखसूस किस्मों के हैं। डोपामीन आपने पढ़ा था, आपने एसिटाइलकोलिन पढ़ा था, तो ये ऐसे हैं जो कि मखसूस ग्रुप ऑफ सेल्स से ही मिलकर बनते हैं। The blood-borne hormones bath millions of cells indiscriminately and only a few respond to these hormones. क्योंकि हार्मोन जहाँ बनता है इसने फ़्लो करके अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए ब्लड के थ्रू बहुत दूर तक जाना होता है, तो ये रास्ते में बहुत सारे सेल्स के साथ इन कांटेक्ट होता है, लेकिन ये किसी भी सेल के ऊपर एक्ट अपॉन नहीं होता। ये सिर्फ टारगेट सेल्स के ऊपर अपना एक्शन शो करता है, और उन टारगेट सेल्स पर इसके लिए मखसूस रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये उसके ऊपर बाइंड करता है और जाके वहाँ पर अपना एक्शन शो करता है। दिस हैज़ इमीडिएट इफेक्ट और शो रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इंस्टेंटली। तो क्योंकि हमारा दिमाग मुसलसल काम कर रहा है, मुसलसल हम अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो न्यूरॉन जो है वो बड़े एब्रप्ट, बड़ी तेज़ी से स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनका इमीडिएट इफेक्ट होता है जल्दी जल्दी। जो हार्मोन्स हैं इनका इमीडिएट इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे कि इंसुलिन है, ये ग्लूकोज को बड़ी जल्दी हमारे जिस्म में कंट्रोल करती है। लेकिन कुछ हार्मोन जो होते हैं उनका इफ़ेक्ट प्रोलॉन्ग्ड, लंबा होता है, ज़्यादा देर के लिए होता है, और वो इतनी जल्दी एब्रप्ट, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो एब्रप्ट इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाते, थोड़ा सा वक्त लेकर तो फिर अपने कंप्लीट इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपकी बोन्स को आपकी पैदाइश से लेकर 17-18 साल तक की उम्र तक आपके जिस्म में बनता रहता है और आपकी बोन्स को लंबा करता रहता है, यानी ये इतना वक्त ले लेता है आपकी मुकम्मल जो बोन्स की ग्रोथ है उसके लिए। तो जी नंबर पॉइंट 5 जो है वो ये है कि ये जनाब दिस कंट्रोल इज़ अफेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा हो रहे थे जिसमें सोडियम और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट शामिल थी, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल लेयर थी, वेव थी, वो न्यूरॉन से जो है वो गुजर रही थी। उसके बाद साइनैप्स पे आके वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में तब्दील हो जाती है। लेकिन ये वाली जो कोऑर्डिनेशन है जिसमें हार्मोन शामिल है, इसमें किसी किस्म की इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ केमिकल्स मखसूस हैं, वो मखसूस केमिकल्स हार्मोन की शक्ल में रिलीज़ होते हैं। तो क्योंकि नर्व इम्पल्स बड़ी तेज़ी से चलती है ताकि हमें सोचने समझने की ज़रूरत ना पड़े, हम किसी भी नुकसान से बच सकें, हमें सोचने समझने की सलाहियत मिलती रहे, तो ये रैपिड इफ़ेक्ट शो करती है। इम्पल्स जो है वो 100 मीटर्स फी सेकंड की रफ्तार से न्यूरॉन्स के ऊपर दौड़ती है, गर्दिश करती है। यही वजह है कि ह्यूमंस में ज़्यादा से ज़्यादा 120 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से भी नर्व इम्पल्स को दौड़ने की जो स्पीड है वो रिकॉर्ड की गई है। हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो इतनी रैपिड नहीं होती, ये प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स दिखाती है, और ये नॉर्मल रेंजेस में रह के हार्मोन्स की सिक्रीशन करती है अगर तो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी किस्म की एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी ज़्यादती की वजह से भी कोई डिज़ीज़ हो सकती है, उसकी कमी की वजह से भी कोई डिज़ीज़ हो सकती है। उसके बाद आ जाता है केमिकल्स इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, न्यूरो ट्रांसमीटर्स और न्यूरो हार्मोन्स आर शॉर्ट लिव्ड।
न्यूरोट्रांसमीटर या जो न्यूरो हार्मोन ये न्यूरॉन बनाते हैं केमिकल मैसेंजर के लिए, नर्व इम्पल्स वगैरह पास करने के लिए। ये इनकी जो मुद्दत ज़िंदगी होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, यानी थोड़ी देर के लिए सिक्रीट होंगे, बनेंगे, अपना काम करेंगे और ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इनको छोटे छोटे मज़ीद हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में तहलील हो जाएंगे, उसमें से जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल होंगी वो इस्तेमाल हो जाएंगी, बाकी जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो जल्दी जल्दी होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू इसको भेजा जाता है और ये थोड़ी ड्यूरेशन के लिए बनते हैं और अगली तैयारी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन जो है ये केमिकल्स हैं, ये काफ़ी देर तक हमारे जिस्म में एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स दिन के वक्त रिलीज़ होते हैं, कुछ हार्मोन्स रात के वक्त रिलीज़ होते हैं। इनके रिलीज़ होने का भी मखसूस समटाइम्स टाइम होता है, मखसूस मिकदार में रिलीज़ होते हैं, नॉर्मल रेंजेस इनकी होती हैं और उसी वजह से ये हमारी बॉडी के नॉर्मल जो सिस्टम है उनको जारी और सारी रखते हैं। तो ये खून के अंदर होते हैं, जबकि जो हमने केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में पढ़े उनका खून से कोई लेना देना नहीं है, तो इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।